एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपके चल रहे थे। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में वे कहते हैं 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषट्भुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है। षट्भुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। अब देखिए इसमें एक शब्द है समषट्भुज। सम का मतलब है समान भुजाओं वाला, जिसकी सभी 6 भुजाएं बराबर हैं। तो चित्र बना लेंगे इसमें। षट्भुज 6 भुजाएं। पहली भुजा मान लीजिए ये हो सकती है, दूसरी ये हो सकती है, तीसरी मान लीजिए ये हो सकती है भुजा, चौथी ये हो सकती है, पांचवी ये हो सकती है और छठी ये हो सकती है। ब्लैक बोर्ड पर तो ऐसा ही डायग्राम बनेगा। इसका केंद्र निकालने के लिए क्या करेंगे, इनके विकर्णों को मिला देंगे। प्रत्येक भुजा कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है और ये समषट्भुज है। समषट्भुज का मतलब है प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर की है। ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इनके विकर्णों को मिला देंगे। अब इनके जो विकर्ण है जहां भी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वही इसका केंद्र बिंदु होगा। मानकर चलिए इसका केंद्र बिंदु ये है, उसको नाम दे दीजिए बिंदु O है। ये क्या है, बिंदु O। बिंदु O पर विभव पूछते हैं डायग्राम में भी। और क्वेश्चन में दे रखा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषट्भुज के प्रत्येक शीर्ष पर, प्रत्येक शीर्ष यानी प्रत्येक कोने पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है। षट्भुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। अब देखिए इसके जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है, प्रत्येक कोने पर जो आवेश है वो Q है। आवेश भी इन्होंने परिवर्तित नहीं किया। 10 सेंटीमीटर भुजा है तो प्रत्येक कोने से केंद्र बिंदु की जो दूरी है वो भी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर ही हो जाएगी, क्योंकि समषट्भुज है। समषट्भुज होने के कारण जो ज्योमेट्री है, इसकी जो आकार है वो प्रत्येक स्थान पर बिल्कुल बराबर रहेगा। तो केंद्र बिंदु से प्रत्येक कोने की दूरी या प्रत्येक आवेश की दूरी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। 10 सेंटीमीटर, सारी भुजाएं 10 सेंटीमीटर ही हो जाएंगी। अब क्या है, एक आवेश के कारण उत्पन्न होने वाला विभव कितना होता है, V। और क्योंकि 6 आवेश हैं, 6 कोने हैं ना, तो 6 आवेश हैं। सभी 6 आवेशों के कारण उत्पन्न होने वाला विभव केंद्र बिंदु पर कितना हो जाएगा, V = 6V, यानी 6 गुना हो जाएगा। तो लिखेंगे षट्भुज के केंद्र पर विभव, षट्भुज के केंद्र पर विभव V = हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R वोल्ट में। ये सूत्र होता है विभव ज्ञात करने का। लेकिन ये तो केवल एक ही आवेश के कारण है, लेकिन हमारे पास 6 आवेश है, षट्भुज है, 6 कोने हैं, तो 6 ही आवेश है। तो क्या करेंगे, इसी को ही हम 6 से गुणा कर देंगे, तो ये केंद्र बिंदु पर आवेश हमारा प्राप्त हो जाएगा। वैल्यू रखेंगे, वैल्यू है 9 × 10⁹ × 6 × Q की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी है, 5 माइक्रोकूलाम है। तो Q = कर लीजिए 5 माइक्रोकूलाम, इसको कूलाम में चेंज कर लो, 5 × 10⁻⁻6 कूलाम ये हो जाएगा। और प्रत्येक आवेश भी इतना ही है, तो 5 × 10⁻⁻6 बटे R, और R की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर है।
आर की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में बनाएंगे तो हो जाएगा 10 गुणा 10 की घात माइनस की 2 मीटर। वैल्यू प्रयोग करेंगे प्राप्त होगा 10 गुणा 10 की घात माइनस की 2। कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी। अब क्या करेंगे 5 से काट लेंगे, 5 दूनी 10, 2 बार कटेगा, 2 से इसे काटो 3 बार कटेगा, और ये माइनस की जो पावर है 2 ऊपर जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा 3, 9 तिया 27, 9 तिया 27 हो गया गुणा। अब 9 पावर प्लस की है और नीचे की जो है 2 पावर है ये भी जब ऊपर जाएंगी तो किसकी हो जाएंगी प्लस की, तो 9 और 2 कितनी हो गई 11, 10 की पावर 11 गुणा। अब ऊपर और क्या बच रहा है, क्योंकि 9 की और 3 की तो गुणा कर दी तो ये तो हो गए, 5 ये कट चुका है, बची पावर -6, तो गुणा 10 की पावर -6। या करके आप लिख सकते हैं v इक्वल टू, अब देखिए 27 है, 27 गुणा, अब 10 की पावर 11 में से 6 घटा दीजिए तो बचेंगे कितनी माइक्रो, प्लस की बचेगी 5, 10 की पावर 5 वोल्ट। चाहे तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं या फिर एक और लाइन करके लिख सकते हैं, या v इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.7 इंटू 10 की पावर 1 बढ़ जाएगी इस तरह, 10 की पावर हो जाएगा 6 वोल्ट। तो ये आपका सोल्व हो चुका है क्वेश्चन। 2.7 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट भी सही है, या 27 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट भी सही है। दोनों ही वैल्यू बिल्कुल सही है, जो भी आपको उचित लगे वो प्रयोग कर सकते हैं। ये आपका सोल्व हो चुका है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी कहते हैं कि 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित दो बिंदुओं ए व बी पर दो आवेश 2 माइक्रोकूलम तथा -2 माइक्रोकूलम है। निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। समविभव पृष्ठ कौन ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर आवेश बराबर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू डायग्राम चलेंगे, और डायग्राम हम कैसे बनाएंगे थ्योरी को पढ़कर। तो इसमें क्या दे रखे हैं, 2 आवेश दे रखे हैं, इनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। मानकर चलिए पहला आवेश कहीं यहाँ हो सकता है, पहला आवेश ये हो गया, और दूसरा आवेश कोई यहाँ मान सकते हो, चलो यहाँ मान लीजिए समझने के लिए। ये जो आवेश है ये Q इक्वल टू +2 माइक्रोकूलम है, +2 माइक्रोकूलम, और बिंदु B पर जो आवेश रखा है वो Q इक्वल टू -2 माइक्रोकूलम है। दोनों वैल्यू बिल्कुल बराबर है लेकिन चिन्ह विपरीत है, एक प्लस का है और दूसरा माइनस का है। इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो 6 सेंटीमीटर इन्होंने दे रखी है। तो इसको डॉट डॉट करते हुए हम मिला देंगे। ये मिला दिया हमने, बिंदु ए से बिंदु बी को मिला दिया है। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो पूछते हैं उसको हम बताएंगे। तो इसमें 2 क्वेश्चन ये पूछते हैं, निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। समविभव पृष्ठ बताना है कहाँ पर उत्पन्न होगा। तो ध्यान से देखेंगे, बिंदु ए पर जो रखा आवेश है वो धनात्मक है, बिंदु बी पर रखा आवेश है वो ऋणात्मक है। यानी जो बल रेखाएं गुजरती हैं वैद्युत क्षेत्र के लिए, जो बल रेखाएं गुजरती हैं वो प्लस वाले आवेश से माइनस वाले आवेश की तरफ चलती है। और दूसरी बात यह है, ये जो माइनस का आवेश है, ऋण आवेश है, यह इन बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करने का पूरा प्रयास करता है। इसीलिए अधिक मात्रा में जो बल रेखाएं निकलेंगी वो ज्यादा से ज्यादा बिंदु बी की तरफ जाने का प्रयास करेंगी। इसका अर्थ ये हुआ कि समविभव पृष्ठ कहीं ना कहीं इन दोनों आवेशों के बीच में ही मिलेगा। इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि 2 कूलम का आवेश है, इसको परिवर्तित नहीं किया जा रहा है और न इसका स्थान परिवर्तित किया जा रहा है, ये बिल्कुल एक स्थान पर रखा है।
एक स्थान पर रखा हुआ होने के कारण इससे गुजरने वाली बल रेखाएं भी समांतर चलेंगी। जब समांतर चलेंगी तो समांतर का मतलब है कि वहां पर जो वैद्युत क्षेत्र है बिल्कुल बराबर बराबर उत्पन्न हो रहा है, समविभव पृष्ठ। तो ऐसा ही एक पृष्ठ हम काल्पनिक पृष्ठ बना लेंगे यहाँ पर। मानकर चलिए ऐसा ही एक काल्पनिक पृष्ठ यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार का कोई काल्पनिक पृष्ठ है और इस पृष्ठ को आप कह सकते हैं समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ जिसमें से गुजरने वाली बल रेखाएं बिंदु बी पर जाकर मिलती हैं। ये हो गया। वैसे क्या होगा, ये जो आपका धनावेश है, ये धनावेश यहाँ रखा है, मानकर चलिए प्लस का आवेश है। इस प्लस आवेश के कारण जो बल रेखाएं हैं चारों दिशाओं में गुजरेंगी, चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में ये जाएंगी ही जाएंगी, सभी दिशाओं में बल रेखाएं गुजरेंगी धनावेश से। ठीक है। अब मैक्सिमम बल रेखाएं किस तरफ जाएंगी, यदि उनको कोई मार्ग में ऋणावेश मिल जाए, ऋण आवेश मिल जाए। अब अगर धन आवेश मिल जाएगा, मानकर चलिए इसी के साइड में ये धन आवेश है, तो इसकी भी क्या होंगी, बल रेखाएं गुजरेंगी इससे भी, चारों दिशाओं में बल रेखाएं गुजरेंगी। तो क्या होगा, दोनों धन आवेशों से गुजरने वाली बल रेखाएं एक दूसरे को नेगलेक्ट कर देंगी, यानी निष्क्रिय करने का प्रयास करेगी। और यदि हम इन दोनों आवेशों को पास पास भी लेकर आएंगे तो एक चुंबक की भांति व्यवहार करेंगे और एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करेंगे। आकर्षित नहीं हो सकते इस कंडीशन में, क्योंकि दोनों ही धनावेश हैं और दोनों ही धनावेशों से जो बल रेखाएं हैं वो गुजर रही हैं, निकल रही है। ठीक है। इसके अपोजिट यदि इसमें से कोई सा भी एक आवेश आप ऋणात्मक कर दीजिए, अब बल रेखाएं तो यहाँ से गुजर रही हैं, अब बल रेखाएं गुजरने के कारण मानकर चलो ये कोई ऋणावेश है, ये यहाँ पर है। अब इसका क्या काम है, ऋणावेश का कार्य होता है धनावेश से चलने वाली बल रेखाओं को, धनावेश से चलने वाली बल रेखाओं को अपनी ओर खींचना, अपनी ओर आकर्षित करना, इसका कार्य रहता है, मुख्य कार्य। तो धनावेश से चलने वाली जो बल रेखाएं हैं, अधिकांश बल रेखाएं वो इस ऋण आवेश पर आकर समाप्त हो जाती हैं, जैसा कि ऊपर दिए गए चित्र में शो हो रहा है, प्रदर्शित हो रहा है। तो हमने इस तरह से समविभव पृष्ठ की यहाँ पर पहचान की है। AB के लंबवत तथा इसके मध्य बिंदु से गुजरने वाले तल के प्रत्येक बिंदु पर विभव 0 होगा। और यदि समविभव पृष्ठ पर विभवांतर भी आप ज्ञात करना चाहेंगे किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में, तो विभवांतर भी 0 होगा। सेकंड खंड है, इस क्वेश्चन में ये कहते हैं इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो ध्यान देंगे बल रेखाएं किस तरफ से गुजर रही हैं, बिंदु आवेश A से बिंदु आवेश B की ओर गुजर रही है और यही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। वैद्युत क्षेत्र की दिशा यही होगी, लेकिन इसमें एक आवेश है, वो धनावेश है। धनावेश के कारण गुजरने वाली बल रेखाएं, उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए E1 है, तो इसकी दिशा होगी इस तरह, यानी बिंदु आवेश B की तरह। ठीक है। इसी प्रकार से जो आपका दूसरा आवेश है वो ऋणात्मक आवेश है। ऋणात्मक आवेश के कारण उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वो कैसी होगी, E2 होगी, और ये भी इसी दिशा में होगी, इसी दिशा में होगी। अब दोनों ही तीव्रताओं का यदि आप परिणामी ज्ञात करेंगे
दोनों ही तीव्रताओं का परिणामी आप याद करेंगे तो समदिश होने के कारण, समदिश यानी एक ही दिशा में होने के कारण ये जुड़ जाएंगे, यानी E=E1 + E2 हो जाएगा। तो दिशा क्या हो जाएगी इसकी? दिशा क्या हो जाएगी? बिंदु A से B की ओर, बिंदु A से B की ओर इनकी दिशा हो जाती है और ये समांतर चलेंगे, बिल्कुल समांतर। समांतर शब्दों लिख दीजिए। समांतर, बिल्कुल एक दूसरे से समांतर। समांतर है अर्थात एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और समान दूरी नहीं है तो हम कह सकते हैं वहां पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो अलग अलग है। अब इस समय एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। दूसरा ये भी आप कह सकते हैं कि दोनों आवेश बिल्कुल बराबर है। ये आवेश भी +2 माइक्रोकूलम है, दूसरा वाला -2 माइक्रोकूलम है। चिन्ह ही तो अपोजिट है भाई। आप जरा ध्यान देंगे, यहाँ पर भी बिल्कुल बराबर आवेश है और वहां पर भी बिल्कुल बराबर आवेश है। जितनी बल रेखा यहाँ से गुजरेंगी उतनी ही बल रेखाएं वहां प्रवेश भी करेंगी। मानकर चलिए अगर इसमें से कोई सा भी एक आवेश, ये 2 के स्थान पर 3 मान लीजिए, 3 माइक्रोकूलम है, तो वैल्यू बढ़ गई धनावेश की, जिसके कारण उत्पन्न होने वाली बल रेखाएं भी बढ़ जाती हैं, बढ़ जाएंगी। लेकिन इसकी कैपेसिटी कितनी है? -2 माइक्रोकूलम वाली, तो ये तो उतना ही खींचेगा ना जितनी कैपेसिटी है। ये फालतू जो बल रेखा है उसको इसके लिए कर देगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।